गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आज समाजशास्त्र की इस व्याख्यान माला में आज हम चर्चा करेंगे महान समाजशास्त्री, जर्मन के महान समाजशास्त्री कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स को समाजशास्त्री इसलिए कहा जाता है, हालांकि उनका जितना भी काम था अर्थशास्त्र या अर्थशास्त्र रिलेटेड था, लेकिन फिर भी लोगों ने कहा कि इनके जितने भी काम हैं समाज के संदर्भ में इनने काम किया, इसलिए इनको समाजशास्त्री रूप में कहा जाता है। और समाजशास्त्र की स्नातक से लेके स्नातकोत्तर तक और एमफिल सभी में इनका कम्युनिज्म जो है, जहाँ कम्युनिज्म की बात होती है, कम्युनिस्ट की बात आती है, तो उसमें कार्ल मार्क्स सबसे पहले। कार्ल मार्क्स एक ऐसे विचारक हुए हैं जर्मनी के, जिन्होंने मजदूरों के लिए, श्रमिकों के लिए संघर्ष किया। उसी कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों पे आज हम चर्चा करेंगे। कार्ल मार्क्स का जन्म जो है जर्मनी में हुआ था, 5 मई 1818 को जर्मनी में हुआ था। 1836 में आपने बर्लिन विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया और 15 मार्च को, एक बहुत ही कुशार्ग पढ़ने वाले थे ये, अध्ययन बहुत करते थे और ये कहा जाता है गरीबी में इनका जीवन यापन हुआ, गंदी बस्ती में रहे, लंदन की गंदी बस्तियों में रहे, जीवन इनका बहुत अच्छा नहीं था। 15 मार्च 1883 को कुर्सी में बैठे बैठे ही इनकी मृत्यु हुई। इनको वास्तव में समाजशास्त्र की जो 2 धाराएं हैं, प्रकारवादी और संघर्षवादी समाजशास्त्र के रूप में जाना जाता है। इन्होंने बहुत सी किताबें लिखी हैं, कुछ की चर्चा हम करेंगे। अर्थशास्त्र और दर्शन जो 1844 में आई, द होली फैमिली 1845 में आई, जर्मन आइडियोलॉजी भी 1845 में, द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी ये 1848 में आई, दास कैपिटल जो कि एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है इनका 1867 में आया, जिसमें इन्होंने वर्ग संघर्ष की विवेचना की है। द थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू 1870 में। जर्मनी में जब कार्ल मार्क्स थे, तो कार्ल मार्क्स पे 3 विचारधाराएं देखी जाती हैं। एक जर्मन दर्शन, अंग्रेजी अर्थशास्त्र और फ्रांसीसी समाजवाद। इसी के आधार पे पूरी इनकी थ्योरी, पूरे सिद्धांत कार्ल मार्क्स के चलते हैं। जर्मन दर्शन ये हीगल के विचारों से थे। वहाँ जो जर्मन दर्शन चल रहा था, हीगल से प्रभावित थे, वहाँ ये दर्शन की अवस्था थी। हीगल के विचार दार्शनिक विचार थे, जिसका इन पे कार्ल मार्क्स से प्रभाव हुआ। दूसरा अंग्रेजी अर्थशास्त्र, एडम स्मिथ और रिकार्डो का सिद्धांत जो था, मूल का सिद्धांत जो था रिकार्डो का, वो चल रहा था उस वक्त जर्मन में, जिससे कि कार्ल मार्क्स प्रभावित थे। फिर एक फ्रांसीसी समाजवाद, इन्होंने फ्रांसीसी समाजवाद में जो वर्ग संघर्ष था उसको इन्होंने लिया। तो ये 3 चीजें थी। ये वास्तव में हीगल, लुडविग, फायरबॉक का इन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव था। ये उनका इम्पैक्ट था इनके ऊपर। अब यहाँ इनका जो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है, इस पर अपन चर्चा करेंगे। इनकी इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड पे अपन ने चर्चा की। अब इसके बाद वर्ग संघर्ष यानी 2 वर्गों के बीच में संघर्ष, ये सामाजिक उत्पादन और सामाजिक परिवर्तन वास्तव में के विचारों का महत्वपूर्ण अंग है। वर्ग संघर्ष क्या है? सामाजिक उत्पादन, सोशल प्रोडक्शन और सोशल चेंज, सामाजिक उत्पादन और सामाजिक परिवर्तन के विचारों का एक कॉम्बिनेशन है। उसका एक महत्वपूर्ण पार्ट है वर्ग संघर्ष। मार्क्स के अनुसार मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी। मार्क्स ने कहा, अरस्तु ने भी कहा था मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, मार्क्स भी उसको मानते हैं। लेकिन मार्क्स ने उसी के साथ ये भी कहा कि एक वर्ग प्राणी भी है, यानी क्लास एनिमल, सोशल एनिमल के, सामाजिक प्राणी सोशल एनिमल के साथ साथ कार्ल मार्क्स व्यक्ति को कहते हैं क्लास एनिमल भी है, वर्ग प्राणी भी है। वर्ग संघर्ष को ही उन्होंने कहा सामाजिक परिवर्तन का आधार है। समाज में जो भी परिवर्तन, जितना भी बदलाव आया है, 2 वर्गों के बीच में कॉलिशन, उनके बीच में जब संघर्ष होता है, उस संघर्ष के आधार पर ही समाज में परिवर्तन आता है। और इसी आधार पर आपने वर्ग संघर्ष की एक सुदृढ़ समाजशास्त्री धारणा विकसित की। स्ट्रॉन्ग सोशलॉजिकल कंसेप्ट जो उन्होंने डेवलप किया, वो वर्ग के आधार पे ही किया। व्यक्तियों के हितों में परस्पर विरोध होता है। मार्क्स कहते हैं हर व्यक्ति के अपने हित होते हैं और उन हित को लेके वो
उनमें परस्पर विरोध होता रहता है। और जो अलग अलग वर्ग होते हैं उनके हित जो हैं हमेशा एक से नहीं होते। वर्ग ए वर्ग बी से अलग होगा, वर्ग बी वर्ग ए से अलग होगा। इन सबके जो परस्पर इन जो होते हैं म्यूचुअल इंटरेस्ट होते हैं वो हमेशा अपोजिट होते हैं, उनमें विरोध होता रहता है। और ये संघर्ष जो है, संघर्ष का आधार ही अलग अलग हित होना है। हर वर्ग के अपने अलग अलग हित जो होते हैं, इंटरेस्ट होते हैं, सेल्फ इंटरेस्ट होते हैं, उसके आधार पर ही समाज में संघर्ष होता है और ये उत्पादन के साधनों से उत्पन्न होते हैं। उसने कहा समाज में जो उत्पादन प्रोडक्शन के मोड ऑफ प्रोडक्शन है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, उससे ही हित भी होते हैं, उनमें फिर संघर्ष होने लगता है। अब वर्ग को समझना यहाँ जरूरी है। वर्ग जो है, वर्ग वास्तव में क्या है? अंग्रेजी के क्लास का हिंदी अनुवाद। क्लास CLASS का अंग्रेजी क्लास शब्द का हिंदी अनुवाद वर्ग है। और क्लास शब्द जो बना है लैटिन भाषा के क्लासिक से बना है, CLASSIC, क्लासिक से क्लास बना है। लैटिन में क्लासिक का अर्थ होता है व्यक्तियों की श्रेणी, सीरीज ऑफ इंडिविजुअल, व्यक्तियों की श्रेणी। इसको ए डिवीजन ऑफ द पीपल भी कहा गया है, ए डिवीजन ऑफ द पीपल। यहां लैटिन में उस वक्त क्या होता था? शस्त्रधारी समूह एन आर्म्ड फोर्स होती थी, इसको उन्होंने वर्ग कहा है, शस्त्रधारी समूह। वास्तव में 578 ईसा पूर्व इस शब्द का प्रयोग रोम में होता था। रोम में ईसा पूर्व होता था। रोम सम्राट जो थे सर्विस तुलियस, रोम के एक सम्राट सर्विस तुलियस हुए हैं। उन्होंने अपने सैनिकों की कैटेगरी बना के रखी थी। 5 कैटेगरी बनाई थी उन्होंने सैनिकों की, अपनी फोर्स की, अपने सैनिकों की। और किस आधार पे? किसके पास कितने घोड़े हैं, किसके पास कितने अस्त्र हैं, उसके आधार पर उन्होंने 5 श्रेणी में उन्होंने बांट के रखा था। मार्क्स कहते हैं वर्ग के निर्माण के लिए, मार्क्स कहते हैं वर्ग का निर्माण एक भौतिक विभाजन है, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। इसमें शारीरिक लक्षण, बौद्धिक विशेषताएं, इंटेलेक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक, धर्म, जाति, संप्रदाय, ये वर्ग नहीं है। समाज में जो शारीरिक लक्षण है व्यक्ति के, या बौद्धिक लक्षण है, धर्म है, जाति है, संप्रदाय है, इसको मार्क्स वर्ग नहीं मानते। बोले ये वर्ग नहीं है, क्लास नहीं है। वर्ग तो वो कहते हैं आर्थिक है, इकोनॉमिक है, जो उत्पादन की प्रक्रिया से बनता है, जब उत्पादन होता है उससे बनता है। बोले आदिम काल में देखिए कोई वर्ग नहीं था, उस वक्त व्यक्ति वस्तुओं का उत्पादन नहीं करता था, प्रकृति में जो मिलता था उसका उपभोग करता था, इसलिए वहां कोई वर्ग नहीं था, वहां पे किसी प्रकार की वर्ग प्रथा नहीं थी। लेकिन जब धीरे धीरे बौद्धिक विकास के तहत व्यक्ति ने उत्पादन करना शुरू करा, उत्पादन करा तो उसमें उसका श्रम लगा, व्यक्ति ने अपने श्रम से जो उत्पादन किया, तो उसमें देखिए अब वहां पे वो वर्ग बनने लगे। यानी उत्पादन प्रणाली ने ही समाज को वर्गों में बांटा है। इसको उसने 3 प्रकार से बताया कि श्रमिक, पूंजीपति, जमींदार। आज जो है श्रमिक, पूंजीपति और जमींदार हैं। श्रमिक जो है श्रम करता है तो उसको मजदूरी मिलती है। पूंजीपति अपना धन लगाता है तो उसको लाभ प्राप्त होता है। एक जमींदार जो है उसकी अपनी भूमि रहती है, उस भूमि पे वो कर या लगान प्राप्त करता है। तो उत्पादन के समस्त साधन, जो उत्पादन के समस्त साधन जैसे भूमि, मशीन, शारीरिक श्रम, ये सब उत्पादन के साधन है। बोलता है उत्पादन के साधन है जो बड़े लोगों के पास रहते हैं। और उसमें कहता है आज तक, इसलिए मार्क्स कहता है कि आज तक प्रत्येक समाज शोषक और शोषित, समझने की बात है, शोषक और शोषित वर्गों के विरोध पर आधारित है। शोषक वर्ग शोषण करता है और फिर एक समय स्थिति आती है जो फैला हुआ रहता है, मजदूर या शोषित वर्ग वो एकत्र हो जाता है और वो फिर रिवोल्ट करता है, विरोध करता है। कम्युनिस्ट घोषणा पत्र में उन्होंने इसी की चर्चा की है। उनका साफ कहना था कि कम्युनिस्ट घोषणा पत्र में आज तक प्रत्येक समाज जो है, आज तक प्रत्येक समाज शोषक और शोषित वर्गों के विरोध पर आधारित समाज है। ये कम्युनिस्ट घोषणा पत्र में क्या है, जिसको कि कम्युनिज्म ने लिया और फिर आज तक कम्युनिज्म चल रहा है। ये कहते हैं, मार्क्स कहते हैं कि प्रत्येक समाज जो है बिना संघर्षों के समाज होता ही नहीं, संघर्ष से ही समाज अस्तित्व में रहता है। और फिर इसमें हमने 2 प्रकार की कहा। प्रारंभिक अवस्था जो थी उसमें मालिक और दास होते थे। जो पैसे वाले होते थे, ताकत वाले होते थे, शक्तिशाली होते थे, वो लोगों को गुलाम बना के रखते थे।
मालिक संख्या में सीमित होते थे और गुलाम संख्या में, एक मालिक के पास कम से कम 50-50, 60-60 गुलाम होते थे। लेकिन जब बहुत ज़्यादा शोषण हो जाता था, एक समय ऐसा आया कि इनके बीच में बहुत ज़्यादा शोषण हो गया, तो मालिक और जो आपके गुलाम हैं, गुलामों ने आपस में इकट्ठे हो गए और उन्होंने मालिक का विरोध किया। और संघर्ष के कारण मालिक और दास जो था, गुलाम अवस्था जो स्लेवेज क्लास कहलाती है, गुलाम वाला प्रथा जो है, वो बनी आपके सामंतवादी युग में। अब सामंतवादी युग में वो कहते हैं कि जो पूंजीपति थे वो सामंतवादी थे और उनके कहाँ काम करने वाले, उनके जो नौकर होते थे, श्रमिक होते थे, वो रहते थे, तो उनको वो काम कराते थे और शोषण करते थे। काम 8 घंटे काम कराते थे और उनको थोड़ा बहुत दे देते थे। तो ये कहता है मार्क्स कि एक समय ऐसा आया कि श्रमिकों में आपस में इतना ज़्यादा अपने सामंतवादी जमींदार के प्रति आक्रोश हो गया कि उन्होंने उनके संघर्ष हुए और उस संघर्ष से बना पूंजीपति समाज। इस पूंजीपति समाज में 2 वर्ग यहाँ गए, एक जो मशीन लगाता है, उत्पादन कराता है, वो उसका मालिक है, और कराने वाले उनके श्रमिक हैं। तो वो कहता है कि इनके बीच में चला रहा पूंजीपति। और देखिए आज मजदूर एक होने लगे, पहले एक नहीं थे, अब मजदूर एक होने लगे और उनके एक होने से ही वो अपना दबाव बना के अपनी मांगों की पूर्ति कर लेते हैं। ये कहलाता है वर्ग संघर्ष, यानी 2 वर्गों में हमेशा उत्पादन के साधनों के कारण ही वर्ग होता है। इसको उसने कहा ये विकास का सिद्धांत है, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। उसने कहा थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन और रूल ऑफ सिलेक्शन, इसको कहता है रूल ऑफ सिलेक्शन और थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन इससे के समान है। क्योंकि आज हर व्यक्ति अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है। मैं भी अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहा हूं ना, कि आपको अच्छा से अच्छा दूं जिससे कि दूसरा ना आए। आप भी संघर्ष कर रहे हैं अपने अस्तित्व को बनाने के लिए, स्थापित करने के लिए। तो फॉर एग्जिस्टेंस आज क्या है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, मतलब अपने अस्तित्व के लिए हर आदमी को संघर्ष करना पड़ रहा है। और चुनाव के नियम, रूल ऑफ सिलेक्शन, जो सिलेक्शन के इनके आधार पे समाज में चलता है। तो वर्ग संघर्ष वास्तव में क्या है कि समाज के अंतर्गत 2 प्रकार के वर्ग हैं समाज में। वो कहता है जब तक वर्ग रहेंगे तब तक संघर्ष रहेगा, क्योंकि श्रमिक, पूंजीपति और जमींदार, आपको पहले बताया ना कि तो होता ही है, जो पूंजीपति होता है या जो मालिक होता है, वो जो काम कराता है तो वो उनका शोषण करता है। जैसे एक श्रमिक है, कम दाम पे वो काम कराता है, उसने जो श्रमिक से काम कराया, श्रमिक को उसके बदले में बहुत कम देता है, तो वो उसका शोषण करता है। तो आप देखेंगे कि आज पूंजीपति के पास या मालिक जो होते हैं उच्च वर्ग के, उनके पास पैसा बढ़ता जाता है, वो अधिक से अधिक लाभ कमाते हैं, वो अपने मजदूरों का शोषण करके लाभ कमाते हैं। वही मजदूर जो है बहुत ज्यादा काम करता है, निरंतर काम करता रहता है, लेकिन उसका शोषण इतना ज्यादा हो जाता है कि वो पनप नहीं पाता। तो वो अपने को स्थापित करने के लिए जब असंतोष, वर्ग चेतना जब बढ़ जाता है, असंतोष जब बढ़ जाता है, तो उनमें वर्ग चेतना में वृद्धि। जब तक असंतोष नहीं बढ़ता, मजदूरों में वर्ग चेतना नहीं आती। और मार्क्स कहता है कि एक दिन जो है पूंजीवाद का विरोध इतना ज्यादा हो जाएगा, श्रमिक वर्ग संघर्ष करेगा और उसमें हिंसक क्रांति आएगी उसमें हिंसक क्रांति आएगी। इसीलिए उसने कहा वर्ग संघर्ष 2 वर्गों के बीच का संघर्ष। और वो वर्ग कैसे बने, आपको उत्पादन के साधनों से। जब तक उत्पादन के साधन नहीं थे, आधुनिक समाज में जैसे जैसे हम उत्पादन के साधन आ रहे हैं तो वो वर्ग बन रहे हैं। इसके पहले तक कोई उत्पादन के साधन नहीं थे, तब तक कोई वर्ग नहीं था। और इसी के आधार पर उसने कहा कि जो उसकी विशेषताएं दी हैं वर्ग संघर्ष की, ये बोलता है आधारभूत सिद्धांत है वर्ग संघर्ष, मानव इतिहास का एक आधारभूत सिद्धांत है जिसने परिवर्तन को जन्म दिया। वर्ग संघर्ष का संबंध समाज की, मनुष्य समाज की उत्पादन प्रणाली से। जैसे जैसे उत्पादन के नए प्रकार आते हैं तो पुराने का स्थान नया ले लेता है और उसमें नए वर्ग आ जाते हैं जो पुराने स्थानों का, पुराने वर्गों का स्थान ले लेते हैं और फिर उनमें संघर्ष होने लगता है। समाज में होने वाला प्रत्येक भौतिक आविष्कार उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन करता है। समाज में होने वाला प्रत्येक भौतिक आविष्कार उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन करता है और वही उसके वर्गों की उत्पत्ति का आधार बनता है। शोषक वर्ग जो है इस समाज में स्थायी नहीं होता, बल्कि उसमें परिवर्तन होता रहता है। समाज में बढ़ता हुआ वर्ग संघर्ष श्रमिकों के हितों की दृष्टि को रखते हुए समाज में जैसे से वर्ग संघर्ष बढ़ेगा, क्रांति की स्थिति निर्मित होती है। वर्ग संघर्ष वो कहता है अंतिम नहीं है, लेकिन उसकी मानता है कि पूंजीवादी व्यवस्था का अनिवार्य रूप से पतन होगा। बोले अंतिम नहीं है वर्ग संघर्ष,
आज भी ये पूंजीवादी व्यवस्था खत्म होगी और उसके पास एक वर्गहीन समाज, ये आदर्श कल्पना है उसकी, वर्गहीन समाज होगा। इसमें उसने अलग अलग दास मूलक समाज, सामंती समाज, पूंजीवादी समाज किए और इसके आधार पे वर्ग संघर्ष का एक सिद्धांत जो है उसका विरोध भी हुआ है। पॉपर कहते हैं, कार्ल पॉपर कहते हैं कि समाज में, इतिहास में बहुत संघर्ष हुए हैं, कई वर्गों के बीच में लड़ाई हुई और कई जगह नहीं हुई, लेकिन उनकी चर्चा नहीं करी है मार्क्स ने। वो युद्ध या संघर्ष को, सत्तासीन के बीच में संघर्ष की कभी बात ही नहीं करते हैं। सोरोकिन भी कहते हैं इसमें सहयोग जो है वर्ग विरोध की जगह सहयोग सार्वभौमिक तथ्य रहा है, इसकी उनने चर्चा नहीं की है। अलग अलग प्रकार से उसको कहते हैं, इनका कहना है विद्वानों का कि मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की स्थिति को निरंतर और अनिवार्य माना है, लेकिन ऐसा नहीं है। कई बार मानव समाज में जो होता है प्रगति और जीवन का स्रोत सहयोग है, संघर्ष नहीं। अभी तक जो समाज आया है वो सहयोग के आधार पर है, अगर संघर्ष होता तो समाज आना ही नहीं था, इनका कहना है। मार्क्स ने वर्ग संघर्ष का आधार सिर्फ भौतिक और आर्थिक माना है, लेकिन भौतिक या आर्थिक कारकों के अतिरिक्त धर्म, प्रजाति, राजनीति ऐसे कारण भी तो हैं जिससे समाज में संघर्ष होता है। संघर्ष के लिए वो कहते हैं समाज में सिर्फ विरोधी वर्ग नहीं होते, समाज में मार्क्स कह रहा है विरोधी वर्ग, बोले सहयोगी वर्ग भी होते हैं, लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि आज भी इनका जो आलोचना की है मार्क्स के सिद्धांत की, इनका कहना है मार्क्स ने सिर्फ संघर्ष की बात की है। अगर समाज में संघर्ष होते तो हमारा समाज आज इतना विकसित नहीं होता। समाज में सहयोग भी होता है, सहयोग का परसेंटेज ज़्यादा है, लेकिन इसके बावजूद आज हम देख रहे हैं मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत आज भी प्रासंगिक है और ये चल रहा है। कल आपको फिर एक बात करेंगे मार्क्स के अतिरिक्त मूल के सिद्धांत की। आज के लिए इतना ही।